कोटला सुल्तान सिंह की वो गलियां जहां एक फकीर हर रोज घूमता, एक पंजाबी गीत गाता, खेडण दे दिन चार निमाए, खेडण दे दिन चार। और एक नन्हा सा लड़का इस आवाज को सुनते ही उस फकीर के पीछे मानो दौड़ पड़ता। उस फकीर के उस गीत का वो दीवाना था वो लड़का। शायद यहीं से उस लड़के का लगाव हुआ गायकी के प्रति और आगे चलकर उसकी आवाज ने इतिहास रचा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुरों के सरताज, हिंदुस्तान के अनमोल रतन मोहम्मद रफ़ी साहब की। बीती 24 दिसंबर को रफ़ी साहब की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमारे चैनल की पूरी टीम की तरफ से रफ़ी साहब पर ये एक खास पेशकश। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्मी किस्से फैजी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर से लगभग 15 किलोमीटर दूर गांव कोटला सुल्तान सिंह में हुआ। उनकी मां का नाम अल्लाह राखी और पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद था। कहते हैं रफ़ी साहब को बचपन में सब फेंकू कहकर बुलाते थे। जब रफ़ी साहब 12-13 वर्ष के थे तो उनका परिवार गांव छोड़कर लाहौर चला गया। यहाँ वे स्कूल तो नहीं गए, अलबत्ता बड़े भाई की नाई की दुकान यानी कि सैलून में काम करने लगे। लगभग 14 साल की उम्र में रफ़ी साहब का निकाह हो गया बशीरा बीवी के साथ। रफ़ी साहब बड़े भाई की दुकान में ग्राहकों के बाल काटते और के.एल. सहगल साहब के गाने गुनगुनाते। कहते हैं एक बार रफ़ी साहब गीत गुनगुना रहे थे और काम कर रहे थे कि दुकान के बाहर से ऑल इंडिया रेडियो लाहौर के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जीवनलाल मट्टू साहब निकल रहे थे। उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ सुनी, वे हैरान थे। उन्होंने रफ़ी साहब को दुकान के अंदर जाकर रेडियो पर गाने का ऑफर दिया। फिर क्या था, उन्होंने हाँ कर दी और मार्च 1943 में रेडियो में ऑडिशन दिया और पास हो गए। रफ़ी साहब के बड़े भाई के दोस्त अब्दुल हमीद ने बहुत साथ दिया। उन्होंने रफ़ी साहब को गायकी की तालीम दिलवाने के लिए परिवार पर जोर डाला। संगीतकार श्याम सुंदर पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए नए फनकारों की तलाश में थे। रफ़ी साहब ने एज ए प्लेबैक सिंगर इसी फिल्म में अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया और उनके साथ फीमेल आवाज में साथ दिया जीनत बेगम ने, और ये गाना रहा गोरिये नी हीरिये नी। ये गाना 1942 में रिकॉर्ड हुआ और फिल्म रिलीज हुई 1944 में। चूंकि फिल्म लाइन में संघर्ष के लिए मुंबई में रहना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए रफ़ी साहब के बड़े भाई ने अपने दोस्त हमीद को रफ़ी साहब के साथ मुंबई भेजा। रफ़ी साहब और हमीद मुंबई के लिए रवाना हुए। रफ़ी साहब की पत्नी उनके साथ मुंबई नहीं गई। उनका एक बेटा सईद भी अपनी माँ के साथ लाहौर में ही रहा। कहते हैं कि ये शादी बस इतनी ही चली। खैर, अब हमीद और रफ़ी साहब मुंबई तो पहुंच गए। बड़ी मुश्किल से रहने के लिए भिंडी बाजार में एक चौल का बंदोबस्त हुआ। रफ़ी साहब लाहौर में महफिलों में गाते थे, लेकिन अब वे बॉम्बे में थे, लाहौर में नहीं। और उन दिनों गायकी में के.एल. साहब का बोलबाला था। यूं ही एक दिन हमीद भाई को एक महफिल के बारे में पता चला। वो महफिल किसी खान साहब की थी। उस महफिल में के.एल. सहगल साहब भी कुछ देर के लिए आने वाले थे। हमीद भाई ने किसी तरह साधन बनाकर उस महफिल में दोनों के जाने का बंदोबस्त किया। उस दिन पहली बार रफ़ी साहब ने के.एल. सहगल साहब को गाते सुना। वो तो बस जैसे उनको निहारते ही गए। रफ़ी साहब सहगल साहब के बड़े प्रशंसक थे। खैर, सहगल साहब के जाने के बाद महफिल अभी चली रही थी। किसी दौरान हमीद भाई ने अपना एक ऐसा चक्कर चलाया और कोई सोर्स लड़ाकर खान साहब से रफ़ी साहब के गाने के लिए इजाज़त मांगी। खान साहब के हामी भरने पर रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया और गज़ल ख़त्म होते होते पूरी महफिल लूट ली। श्रोताओं ने मानो पैसे की बतौर नजराना बारिश ही कर दी। पर यह हामिद भाई का बड़प्पन था कि उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया।
रफ़ी साहब और हामिद भाई दोनों का मानना था कि यह महफिल खान साहब की है और इन पैसों पर उन्हीं का हक रहेगा। उस रात अपनी चौल में वापस आने के बाद रफ़ी साहब और हामिद भाई बहुत खुश थे, पर एक शख्स चैन से सो न सका। वे थे खान साहब। वे हैरान थे कि रफ़ी साहब और हमीद ने पैसे ना लेकर अपने बेहतरीन चरित्र का उदाहरण दिया था। अगली सुबह खान साहब रफ़ी साहब की चौल के बाहर पैसे लेकर खड़े थे। बहुत कहने के बाद भी रफ़ी साहब ने वो पैसे नहीं लिए, पर खान साहब का पूरा सम्मान किया। खान साहब इतने सहज और सरल इंसान से मिलकर बहुत मंत्रमुग्ध हो गए। कुछ दिन बीते और एक शख्स उस चौल में गया और रफ़ी साहब से मुलाकात कर कर कहने लगा कि हमारे साहब ने आपकी वो गज़ल खान साहब की उस महफिल में सुनी थी और हमारे साहब चाहते हैं कि आप उनसे उनके दफ्तर में आकर कल सुबह मिलें। अगले दिन रफ़ी साहब और हामिद भाई जब उन दफ्तर में पहुंचे तो उन साहब ने बतौर नजराना 30 रुपए देते हुए कहा कि रफ़ी, तुम मेरी फिल्म में ड्यूट सॉन्ग गा रहे हो। वो शख्स एक मशहूर प्रोड्यूसर थे। इस तरह से रफ़ी साहब के संगीत की गाड़ी ने चलना शुरू किया, लेकिन अभी रफ्तार पकड़ना बाकी था, क्योंकि उन दिनों संगीत की दुनिया में नौशाद साहब का बहुत बड़ा नाम था और हामिद भाई जानते थे कि नौशाद अली साहब के पिता वाहिद अली साहब लखनऊ कोर्ट में अकाउंटेंट थे। वे रफ़ी साहब के साथ लखनऊ गए और नौशाद साहब के पिता से उनके नाम एक चिट्ठी लिखवाई, जिसमें यह लिखा था कि अगर इस लड़के में कुछ हुनर है तो भाई इसे एक मौका जरूर दे देना। नौशाद साहब अपने वालिद के हाथों की लिखी चिट्ठी देखकर हैरान थे। खैर, उन्होंने उस चिट्ठी में कही बात अनुसार रफ़ी साहब को मौका दिया। 1944 में आई फिल्म पहले आप से ही नौशाद साहब ने अपनी फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब से गाना गवाया। 1945 में रफ़ी साहब की शादी बिल्किस बानो से हो गई। 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद हुस्नलाल भगत राम के संगीत में बापू पर बने एक गीत ने रफ़ी साहब को पूरे भारत में मशहूर कर दिया। पंडित नेहरू ने रफ़ी साहब को इस गीत के लिए सम्मानित भी किया। यह गीत था सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। रफ़ी साहब अब तक गायकी की दुनिया में चमक चुके थे और श्रोताओं में उनके प्रति दीवानगी धीरे धीरे बढ़ रही थी। रफ़ी साहब के गीत आज भी अमर हैं, चाहे वो प्यार में डूबे तराने हो या गम में डूबी रूह की आवाज, शरारत भरे नगमे हो या भक्ति से भरपूर भजन। हर तरह से रफ़ी साहब ने श्रोताओं के दिलों पर राज किया। फिल्मी दुनिया और संगीत की दुनिया में रफ़ी साहब को बेतहाशा प्यार और सम्मान मिला। उनके सरल स्वभाव का हर कोई मानो दीवाना सा था। इसीलिए हर फिल्म निर्माता, निर्देशक, फिल्म स्टार, संगीत निर्देशक, यहाँ तक कि साथी गायक भी उनका भरपूर आदर करते, चाहे वो किशोर दा हो या मुकेश जी हो, मन्ना डे रहे या तलत साहब या महेंद्र कपूर साहब, आदरणीय लता जी हो या आशा जी। और इन नामों के अलावा वो तमाम सम्मानित हस्तियां जिन्होंने भारतीय संगीत में अपना योगदान दिया। रफ़ी साहब की खासियत रही उनके गाने का एक खास स्टाइल, जो हर स्टार के लिए उन्हें उसी एक्टर की छवि को ध्यान में रखते हुए गाया, चाहे वे दिलीप कुमार साहब रहे या धर्म जी, राजेंद्र कुमार जी रहे या जितेंद्र जी, शम्मी कपूर साहब थे या शशि कपूर साहब। और एक साहब का जिक्र करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। उन साहब का नाम है बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। ये वो शख्स हैं जिन पर फिल्माए गए लगभग 155 के करीब गीतों में अपनी आवाज़ को रफ़ी साहब ने दिया। दोस्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये साहब कौन हैं, तो मैं यहाँ ये बता दूं कि बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी साहब हैं मशहूर हास्य अभिनेता जॉनी वाकर साहब। जी हाँ, जॉनी वाकर साहब का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था और उन्हें यह फिल्मी नाम जॉनी वाकर दिया था गुरुदत्त साहब ने। रफ़ी साहब के प्रति शम्मी कपूर जी की दीवानगी ये थी कि फिल्म साइन करते वक्त वे निर्माता को ये कह देते कि भाई मेरे गीतों की आवाज़ रफ़ी साहब ही होंगे। आपकी आवाज़ मानो कानों में शहद सा घोल देती है। रफ़ी साहब ने कई भाषाओं में सैकड़ों गीत गाए।
बात करें ऊंचे सुर की यानी कि हाई नोट्स की, तो मुगले आजम फिल्म का गीत जिंदाबाद जिंदाबाद ए मोहब्बत जिंदाबाद ये गीत हो, या फिर हाथी मेरे साथी फिल्म का नफरत की दुनिया को छोड़कर ये गीत हो, या फिर ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे लाले, ये वो गीत हैं जिन्हें आज भी एक बेंचमार्क के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, रफ़ी साहब की ज़िंदगी से जुड़ी बातें महज एक दो वीडियोस में बताई नहीं जा सकती। उनकी ज़िंदगी से जुड़ी अगर आप और भी बातों को जानना चाहते हैं तो लेखिका सुजाता देव जी की लिखी किताब गोल्डन वॉइस ऑफ सिल्वर स्क्रीन, जिसे रफ़ी साहब के सुपुत्र शाहिद रफ़ी साहब ने ऑथोराइड किया है, उसे ज़रूर पढ़ें। रफ़ी साहब ने जहां नौशाद साहब के साथ काम किया, खयाम साहब के साथ काम किया, एस.टी. बर्मन साहब के साथ काम किया, वहीं मदन मोहन जी के साथ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ, शंकर जयकिशन की जोड़ी के साथ और कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई के साथ, लगभग हर बड़े निर्माता के साथ उन्होंने काम किया। कहते हैं 1963 से 1967 के बीच रफ़ी साहब और लता जी में अनबन रही, पर इस ऐतिहासिक प्लेबैक सिंगर जोड़ी को दोबारा इकट्ठे गवाने का श्रेय संगीत निर्देशक एस.टी. बर्मन साहब और अभिनेत्री नरगिस जी के नाम रहा। अब ये अनबन क्यों हुई, इस विषय पर हम आगे चलकर वीडियो जरूर बनाएंगे, पर यहाँ मैं ये बताना जरूर चाहूँगा कि 1967 में एक स्टेज प्रोग्राम के दौरान जहाँ पर लगभग हर बड़े कलाकार को अपनी परफॉर्मेंस देनी थी और वो भी सोलो, वहीं पर अचानक से स्टेज पर अभिनेत्री नरगिस जी और संगीत निर्देशक एस.टी. बर्मन साहब आकर श्रोताओं के सामने ये घोषणा करते हैं कि अगले कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने वो होने जा रहा है जिसका इंतजार बरसों से ऑडियंस कर रही थी। और उनके ये कहते ही स्टेज के बाईं तरफ से लता जी स्टेज पर आईं और दाईं तरफ से रफ़ी साहब, और दोनों आकर इकट्ठे खड़े हो गए। मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी के एक साथ एक ही मंच पर इकट्ठे खड़े होने पर पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और यकीन मानिएगा दोस्तों, जब कई मिनटों तक ये तालियां बंद ना हुई तो मजबूरी में नरगिस जी को और एस.डी. बर्मन साहब को ये गुजारिश करनी पड़ी कि आप तालियों की गड़गड़ाहट को बंद कीजिए ताकि हम इस महफिल को शुरू कर सकें। रफ़ी साहब ने असमी, कोंकणी, उड़िया, पंजाबी, हिंदी, मराठी, भोजपुरी, सिंधी, गुजराती लगभग 14 भाषाओं में गीत गाए, और मजे की बात यह है कि अंग्रेजी में भी 2 गीत गाए। जी हाँ दोस्तों, रफ़ी साहब जैसी आवाज दोबारा पैदा नहीं हो सकती। रफ़ी साहब से ताल्लुक रखने वाले सभी जानकारों का ये मानना था कि रफ़ी साहब बेहद सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे दिल से बहुत दयालु और अपना काम भरपूर जिम्मेदारी से करते। फाइनल गाने से पहले अगर म्यूजिक डायरेक्टर उन्हें गाने की रिहर्सल दोबारा करने को कहते तो वे कभी मना नहीं करते थे। कई बार तो कुछ गानों की रिहर्सल्स 8 से 10 बार हो जाती। रफ़ी साहब की हमेशा ये कोशिश रहती कि उनकी तरफ से कभी कोई कमी ना रहे। गायकी में इतना ऊंचा कद रखने के बावजूद वे जमीन से जुड़े कलाकार थे। उनमें अहंकार नाम की कोई चीज नहीं थी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कलाकार कभी मरते नहीं, बल्कि वो जिंदा रहते हैं अपनी कला के जरिए। और मोहम्मद रफ़ी साहब आज भी अमर हैं, हम सब के दिलों पर राज करते हैं अपनी आवाज के जरिए। ये आवाज एक अमर आवाज है, एक ऐसी आवाज जो शायद मुर्दे में भी जान डाल दे। हमारे चैनल फिल्मी किस्से फैजी के साथ की पूरी टीम की तरफ से मोहम्मद रफ़ी साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सुन रहे हैं फिल्मी किस्से फैजी के साथ। धन्यवाद। शब बखैर।